हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज का हमारा वीडियो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है और आज के चैप्टर का नाम कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर है। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो के रूप में देखते जा रहे हैं। चैप्टर 1 जो था वो लेटर मुगल एम्पायर से संबंधित था। उत्तरकालीन मुगल जो बादशाह हुए हैं उनके विषय में था चैप्टर 1। और आज हम चैप्टर 2 लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए पहला चैप्टर जो है वो भी आप अच्छे से देख लें एक बार, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो किसी भी साम्राज्य के पतन के कई छोटे और बड़े कारण हो सकते हैं। इन कारणों को कुल मिलाकर हम 4 हिस्से में डिवाइड हमने किया है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पॉलिटिकल कारण, रिलीजियस कॉजेज, वॉर ऑफ सक्सेशन एंड सिविल वॉर्स और फॉरेन इन्वेशंस। राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, उत्तराधिकार एवं अन्य कारणों से हुए युद्ध और विदेशी आक्रमण। इस वीडियो में हम इन्हीं कारणों के बारे में और ज्यादा चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बात और है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार बोलना पड़ता है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, मिलता रहे। तो चलिए, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर वॉज नॉट सडन but gradual process of huge administrative actions. The following were the main causes of decline. Number one is political cause. In reality, the existing means of communication and the economic and political structure of the country made it difficult to establish a stable centralized administration over all parts of the country. मुगल साम्राज्य जो है, ये कहानी आप ऐसे समझिए कि मुगल साम्राज्य जिसकी स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा की गई, इतना विस्तृत हो चुका था कि अचानक से उसका पतन हो जाए, अचानक से विघटन हो जाए, ऐसा संभव न था, न ऐसा हुआ। साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होता रहा, अव्यवस्था जो है वो बढ़ती गई और अयोग्य शासकों ने इसकी ओर कोई अपना ध्यान भी नहीं दिया और अंततः शासन 1857 में जाकर खत्म हुआ। अगर इसके राजनीतिक कारणों पर चर्चा की जाए तो पहला कारण तो बस यही है कि साम्राज्य इतना ज्यादा विस्तृत था कि उस पर एक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करके शासन करना संभव नहीं था। औरंगजेब पूरे देश को एक ही केंद्रीय सत्ता से शासित करना चाहता था। सुनने में तो ये बात काफी अच्छी लगती थी, परंतु इसका पालन करवाना, इसको एग्जीक्यूट करवाना बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से औरंगजेब की व्यर्थ और कठिन जो युद्ध नीति थी, जिसमें वह अपने शासनकाल के लगभग 24-25 वर्ष जो है उसने मराठों को दबाने के लिए युद्ध में व्यतीत कर दिए और राजधानी से अलग रहा, राजकाज से अलग रहा। यह भी मुगल साम्राज्य के पतन और उसके कमजोर होने का एक मुख्य कारण रहा। Aurangzeb's absence from the north for over 25 years and his failure to subdue the Marathas led to deterioration in administration. This undermined the prestige of empire and its army. मराठों के विरुद्ध औरंगजेब का 25 वर्षों तक जो लंबा एक अभियान चला वो व्यर्थ साबित हुआ और इसका नकारात्मक असर साम्राज्य के सम्मान पर हुआ। इसने साम्राज्य के प्रतिष्ठा को और सैनिकों के आत्मविश्वास को भी बहुत आघात पहुंचाया। तो पॉलिटिकल कॉज में क्या है? पॉलिटिकल कॉज में है कि साम्राज्य का
विस्तार इतना ज्यादा था कि उस पर केंद्रीयकृत रूप से शासन करना संभव नहीं था, परंतु औरंगजेब केंद्रीयकृत रूप से शासन करना चाहता था, जो संभव हो नहीं पाया। 18वीं शताब्दी में मराठा एक्सपेंशन इन द नॉर्थ वीकेंड सेंट्रल अथॉरिटी स्टिल फर्दर। Alliance with the Rajput Rajas with the consequent military support was one of the main pillars of Mughal strength in the past. But Aurangzeb's conflict with some of the Rajput state also had serious consequences. राजपूतों के साथ सैन्य संबंध जो मुगलों के थे, वो मुगल सेना को मजबूती प्रदान करते थे और करते आ रहे थे, मगर औरंगजेब का संबंध कुछ राजपूत राज्यों और राजाओं के साथ विवादास्पद था, और राजपूतों के साथ अंग्रेज औरंगजेब की जो कटुता थी, वैमनस्यता की जो भावना थी, उसका नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ा। The strength of Aurangzeb's administration was challenged at its very nerve center around Delhi by Satnamis, the Jat, the Sikh uprisings. All of them were to a considerable extent the result of the operation of the Mughal revenue officials over the peasantry. मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो छोटे छोटे विद्रोह लगातार होते रहे, जिनमें सतनामियों का विद्रोह, जाट का विद्रोह, सिखों का विद्रोह, इन विद्रोहों ने लगातार मुगल सेना को युद्ध में उलझाए रखा और काफी आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया। They showed that the peasantry were deeply dissatisfied with feudal oppression by जमींदार्स, nobles and the state. मुगल साम्राज्य में जो जमींदार थे, जो सामंत थे, जो अधिकारी थे, इन्होंने भी किसानों को शोषित किया, किसानों का शोषण किया, और साम्राज्य की नीतियों से किसान असंतुष्ट हुए, जिसका परिणाम उन्होंने विद्रोह के रूप में दिखाया भी। अगर रिलीजियस कॉजेज या धार्मिक कारणों पर चर्चा की जाए, तो औरंगजेब्स रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एंड हिज पॉलिसी टुवर्ड्स द हिंदू रूलर्स सीरियसली डैमेज द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। औरंगजेब की रूढ़िवादी धार्मिक नीतियों ने साथ के हिंदू शासकों को असंतुष्ट किया। द मुगल स्टेट in the days of Akbar, Jahangir and Shahjahan was basically a secular state. Its stability was essentially founded on the policy of non-interference with the religious beliefs and customs of the people, fostering of friendly relations between Hindu and Muslims. परंतु औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब की पूर्ववर्ती शासकों के समय साम्राज्य जो था वह धर्मनिरपेक्षता को मानता था, धर्मनिरपेक्ष था। वे लोग जनता के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, परंतु औरंगजेब ने यह बात अनाउंस करवा रखी थी कि हमारे शासन का आधार जो है वो क्या है? शरीयत है, इस्लामिक कानून है, और शासन इस्लामिक कानून के अनुसार होगा। अकबर ने जिस जजिया कर को समाप्त कर दिया था, औरंगजेब ने फिर से उसको स्टार्ट करवा दिया था। कहने का लबोलुआब ये है कि औरंगजेब विभिन्न धर्मावलंबियों के धर्म में भी हस्तक्षेप कर रहा था। औरंगजेब made an attempt to reverse the secular policy by imposing the jizya, destroying many of the Hindu temples in the north and putting certain restrictions on the Hindus. औरंगजेब के कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा गया, उनको नष्ट किया गया। इन सभी बातों से हिंदू जो थे वो असंतुष्ट थे शासन से। The jizya was abolished within a few years of Aurangzeb's death. Amicable relations with the Rajput and other Hindu nobles and chiefs were soon restored. औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जो अगला बादशाह बना, बहादुर शाह फर्स्ट,
ने जजिया पर भी रोक लगाया था और फिर से राजपूतों, बुंदेलों, सिखों, जाटों के साथ शांति के संबंध स्थापित भी किए थे। Both the Hindu and Muslim nobles, zamindars, and chief ruthlessly oppressed and exploited the common people irrespective of their religion. औरंगजेब के कार्यकाल में उसके सामंतों जमींदारों के द्वारा आम जनता का काफी शोषण भी किया गया, उनके धार्मिक आधार पर और अन्य आधारों पर। शासन और साम्राज्य के विघटन का एक तीसरा महत्वपूर्ण कारण था वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का युद्ध और सिविल वॉर्स। In the absence of any fixed rule of succession, the Mughal dynasty was always plugged after the death of a king by a civil war between the princes. चूंकि मुगल वंश में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, इसके कारण हर बार बादशाह की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संग्राम आरंभ हो जाते थे, युद्ध होते थे, जिनमें सैनिकों, अधिकारियों और धन की बहुत क्षति होती थी। The War of Succession became extremely fierce and destructive during the 18th century and resulted in great loss of life and property. Thousands of trained soldiers and hundreds of capable military commanders and efficient and tried officials were killed. Moreover, these civil wars loosened an administrative fabric of the empire. 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उत्तराधिकार के युद्ध होने लगे, उन युद्धों ने साम्राज्य की मजबूती को और साम्राज्य के प्रशासनिक ताने बाने को खासा नुकसान पहुंचाया। In order to increase emperor's power, prestige and income, the nobles formed groups and factions against each other and even against the king. In their struggle for power, they took resources to force fraud and trickery. मोहम्मद शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्धों में एक नई बात शामिल हुई और वो ये कि अब शासन पर कब्जा करने के लिए अधिकारियों और सामंतों ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी। कुल मिलाकर बात यह है कि उत्तराधिकार का एक निश्चित नियम होना चाहिए था, जो नहीं होने के कारण मुगल वंश हर बार शासक की मृत्यु के बाद एक सिविल वॉर में अपने आप शामिल हो जाता था, जो राजकुमारों के बीच होते थे, और उन राजकुमारों से अपनी नजदीकी साबित करने के लिए अधिकारियों और सामंत भी इसमें शामिल थे, जिससे साम्राज्य को आर्थिक नुकसान और उसकी सेना को की क्षति उठानी पड़ती थी, नुकसान उठाना पड़ता था, और यह साम्राज्य के कमजोर होने का एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ। मुगल साम्राज्य के विघटन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेशंस। A series of foreign invasions affected Mughal Empire very badly. लगातार हुए विदेशी आक्रमणों और उन्हें रोकने में असफलता ने साम्राज्य को अंदर तक कमजोर कर दिया। इसमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से बहुत ज्यादा हानि हुई। Attacks by Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, which were themselves the consequences of the weakness of the empire, drained the empires of its wealth, ruined its trade and industry in the north, and almost destroyed its military power. The emergence of the British challenge took away the last hope of the revival of the crisis-ridden empire. देखिए, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने साम्राज्य को आर्थिक तो नुकसान पहुंचाया ही, उसका असर यह भी हुआ कि साम्राज्य में जो व्यापार थे, जो उद्योग धंधे थे, वो सारे बंद हो गए। साम्राज्य सैन्य तौर पर भी कमजोर हुआ और उनके जस्ट बाद अंग्रेजों के द्वारा जो चैलेंज प्रस्तुत किया गया, उसने साम्राज्य की जो बची खुची ताकत थी उसे भी समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिशर्सों का उदय
और लगातार उनकी अच्छी स्थिति ने साम्राज्य के समक्ष एक नई चुनौती प्रस्तुत की। और सबसे बड़ा नुकसान तो यह था कि साम्राज्य के पास कोई योग्य शासक ही नहीं था जो इस चुनौती का सामना करे और साम्राज्य को पुनः ठीक कर पाए। इस प्रकार 1526 में बाबर के द्वारा स्थापित साम्राज्य, जिसका आगे आने वाले शासकों ने और विस्तार किया और मजबूती दी, धीरे धीरे कई कारणों से कमजोर होता गया। औरंगजेब के बाद आए शासकों की अयोग्यता ने इसे और भी कमजोर किया। अंततः 1857 में यह साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका कंटेंट कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बगल का बेल आइकन दबा दें ताकि लगातार नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक लिंक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फेसबुक पर लगातार करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग एट जी सेंट्रल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।